तो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और हर एक वीडियो से संबंधित सम जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख कौन होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्र का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो होता है कौन? तो वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन जब हम कहें कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य का प्रमुख जब हम कहेंगे तो वो होता है राष्ट्रपति। मैं आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में बता चुका हूँ कि जब भी आप कहेंगे कि राज्य का प्रमुख कौन, तो राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन, तो फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि सरकार का मुखिया यही होता है, यही सरकार चला रहा होता है मंत्रिपरिषद के साथ में मिलकर। तो इसका ये सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है इसमें 65, 72, 73 या फिर 75। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी, 75। मैं आपको इसके बता दूं कि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई दोस्तों। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर निर्वाचन की कोई विशेष प्रक्रिया दी नहीं गई है, कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, बस आर्टिकल जो 75 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब कैसे करेगा? तो जितने भी एमपी चुने गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं, उनमें से किसी एक को, यानी उनमें से किसी एक को, जो बहुमत दल का प्राप्त नेता होगा, जिस दल के पास बहुमत प्राप्त होगा, और उस दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। तो ये प्रक्रिया इस पे दी गई है प्रधानमंत्री को चुनने की, ना कि कोई अलग से विशेष प्रोसीजर बताया गया प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। ठीक है, तो एमपी चुने जाएंगे, उन एमपी में से जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट मिले होंगे, ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ होगा जिस भी पार्टी को, उस पार्टी का जो नेता होगा, जो सबसे बड़ा नेता होगा, जो लीडर होगा, उससे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। और फिर वो अपने हिसाब से, अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से जिन जिन का नाम भी रिकमेंड करेगा, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उन्हें वो मंत्रालय सौंप देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई बीजेपी को, तो बीजेपी का नेता कौन था इस समय पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया, तो उनसे पूछा जाएगा, उनकी सिफारिशों के हिसाब से जो वो नाम बताएंगे उस नाम को वो वाला पद दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि अमित शाह, यानी अपने मोटा भाई को क्या देना है? गृह मंत्रालय। तो उन्होंने राष्ट्रपति से कहा और राष्ट्रपति ने तुरंत उनको गृह मंत्रालय की या गृह मंत्री की शपथ दिला दी। फिर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री की। जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे अलॉट करते गए मंत्रालय, और उन्हें उस मंत्रालय की शपथ दिला दी गई और वो उस मंत्रालय के मंत्री बन गए। तो राष्ट्रपति जिस भी दल के नेता को बहुमत होता है उसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सिफारिश से फिर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बाकी मंत्रियों को शपथ दिला के उनको भी अपॉइंट करता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कोई विशेष प्रक्रिया इसकी नहीं दी गई है संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त करने के विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग पहली बार कब किया गया? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में खुद की विवेक स्वतंत्रता, यानी खुद के विवेक का प्रयोग पहली बार कब हुआ? क्योंकि संविधान कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो खुद के विवेक से कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा। कैसे काम करेगा? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वविवेक, यानी खुद के विवेक से उसने पहली बार निर्णय कब लिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1962, 1979, है ना, और 1984 और 1989। तो इसमें दोस्तों आपका सही ऑप्शन है बी, पहली बार। क्योंकि क्वेश्चन आया ना पहली बार, किया तो कई बार है, लेकिन पहली बार कब किया? तो पहली बार किया इस समय पे, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। जब मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर जाती है, तब फिर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के समय पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं और चौधरी चरण सिंह को उसका नेता बना देते हैं, और नेता बनाने के साथ उनको प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर देते। तो यहाँ पे पहली बार इस समय उन्होंने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया था। इसको स्वविवेक भी बोलते हैं ना। तो स्वविवेक का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1979 में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए किया गया। ठीक है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब किया गया। तो इस समय किया गया। ठीक है, जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब जो राष्ट्रपति होता है तब वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब कि निम्न में से कौन कौन राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ठीक है, निम्न में से कौन कौन राज्यसभा सदस्य। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जब हम देखें
तो ये जो स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया तो किसने किया था, तो ये समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने किया था अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके चौधरी चरण सिंह को नियुक्त कर दिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, यानी ऐसे कौन कौन से, क्योंकि देखिए एक मान्यता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो कहाँ से होगा, वो लोअर हाउस से होगा, यानी निम्न सदन से होगा। और लोअर हाउस क्या है, तो लोअर हाउस है हमारा क्या, लोअर हाउस है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं ना, लोकसभा। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा, राज्यसभा क्या हुआ, राज्यसभा तो अपर हाउस हो गया, उच्च सदन हो गया। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जो राज्यसभा से सदस्य थे उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि मान्यता यह है कि लोकसभा से होना चाहिए लेकिन राज्यसभा से हो सकता है हमारे यहाँ पे, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं। इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री है वो कंपलसरी लोकसभा या निम्न सदन से ही, यानी लोकसभा नहीं, वहाँ की निम्न सदन से ही होना चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन से ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ पीएम ऐसे भी हैं जो कि राज्यसभा या उच्च सदन के सदस्य थे और उसके बाद भी उन्होंने पीएम का पद ग्रहण किया। तो कौन कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी, बिल्कुल थी। देवगढ़ जी थे, बिल्कुल थे। मनमोहन सिंह थे, बिल्कुल थे। नरसिम्हा राव जी नहीं थे। तो आपके ऑप्शन कौन से सही होगा इसमें, ए, बी और सी। अब हम ये देखते हैं कि ए, बी, सी कहाँ है। तो दोस्तों हमारा ए, बी, सी है थर्ड नंबर पे, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर का। यानी कि ये तीन जो पीएम है, ये ऐसे पीएम है तीनों ए, बी, सी, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और इसके साथ साथ उन्होंने पीएम का पद भी ग्रहण किया या पीएम के पद को भी सुशोभित किया। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य ना हो कितने समय तक के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही तो वो लोअर हाउस के सदस्य है और ना ही वो अपर हाउस के सदस्य है, इसके बावजूद यदि वो प्रधानमंत्री या मंत्री पद के लिए नियुक्त हो जाता है तो कितने दिन तक वो उस पद पे बने रह सकता है। ठीक है, कितने दिन तक उस पद पे बने रह सकता है। आपके ऑप्शन है 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन या फिर 180 दिन। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, 180 दिन। इसी को हम 6 मंथ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, 6 मंथ्स लिखें या फिर 180 दिन लिखें, बात एक ही होती है ना। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ से 180 दिन, अच्छा 6 महीने मतलब 180 दिन ही होता है यहाँ पे। आप ये नहीं कहेंगे कि कोई महीने 31 का पड़ गया तो सर 183 दिन हो सकते हैं क्या, बीच में 2 महीने पड़ गए तो, या 3 महीने पड़ गए तो, या फरवरी पड़ गए 28 के तो सर क्या 178 दिन हो सकते हैं क्या। तो ऐसा नहीं है, ना ही आजकल जैसे एयरटेल कंपनी या किसी कंपनी ने कर रखा है, कम्युनिकेशन कंपनियों ने, कि 28 का महीना कर दिया, तो नहीं। यहाँ पे महीना 30 का ही काउंट किया जाता है। 30 के हिसाब से एक महीना होगा, चाहे वो 31 का हो जाए चाहे वो 28 का हो जाए। तो आप सीधे सीधे 6 महीने मतलब 180 दिन आप काउंट करिएगा, 180 दिन तक वो उस पद पे बना रह सकता है, यानी 6 महीने तक। और इन 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की, उसे किसी न किसी सदन की, चाहे वो लोअर हो, लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा है ना, निम्न सदन या उपसदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसका वो पद समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि वो इनमें से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसका वो जो पद है प्रधानमंत्री का वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वो उसकी सदस्यता ले लेता है, सदस्यता लेने के बाद फिर वो इस पद पे बना रह सकता है। हाँ, हो सकता है कि राष्ट्रपति से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहे, या फिर अपोजिशन वाले अविश्वास प्रस्ताव लिया। ये दोनों विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब संसद आएगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन वो पद पे बना रह सकता है। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, जब तक नया पीएम ना चुन लिया जाए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5 वर्ष। ठीक है, देखिए ऑफिशियल तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। लेकिन एक चीज और कही जाती है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसा करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तब तक ही पद धारण करेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। राष्ट्रपति की इच्छा नहीं, उसके प्रसाद पर्यंत, जब तक उसकी इच्छा तब तक उस पद पे बने रह सकता है। लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रसाद पर्यंत है तो वो कभी भी उसका पद से हटा सकता, नहीं। इसका मतलब ये कि उसके पास, यानी पीएम के पास क्या होना चाहिए, पीएम के पास में मेजोरिटी या बहुमत होना चाहिए। पीएम के पास में मेजोरिटी या बहुमत होना चाहिए। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक उस पद पे बना रहेगा और वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकता है, पूरा का पूरा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुमत है तो आप 5 साल से ज्यादा कर सकते हो, नहीं। 5 साल मैक्सिमम है, 5 साल का टाइम पीरियड है। यदि आपके पास मेजोरिटी है, आप पूरे बहुमत के साथ आए हो, तो आप 5 साल तक पद पर बने रह सकते हो। लेकिन यदि आपके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, तो फिर आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हो। राष्ट्रपति आपको आपके 5 साल के टेन्योर से पहले भी पद से हटा सकता है, आपको पद खाली करने के लिए कह सकता है, या फिर विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है 1 महीने के अंदर। यदि आपकी सरकार बना ली आपने और उसे लग रहा है कि आपके पास उतनी
मेजॉरिटी नहीं है जितनी की सरकार बनाने के लिए ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपसे कह सकता है कि ठीक है आप एक काम करिए, आप 1 महीने में 30 दिन के अंदर विश्वास मत हासिल करिए, और आप यदि विश्वास मत में हासिल करके जीत जाते हैं तो आप कंटिन्यू रखिए अपनी सरकार पर, यदि आप नहीं कर पाते तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपना पद त्यागना पड़ेगा, और फिर सरकार मतलब कह सकते हो आपकी सरकार वो गिर गई, आपकी सरकार गिर गई, और किसी दूसरे को जो अपोजिशन लीडर होगा उसको मौका दिया जाता है कि अब आप आइए और आप सरकार बनाने की कोशिश कीजिए, और साथ में यहाँ पे फिर आप जब सरकार बना लेंगे अपोजिशन वाला तो उसको भी कहा जाए कि आप विश्वास मत हासिल करिए, है ना। लेकिन यदि वो मना कर देता है तो फिर क्या, तो फिर देखा जाता है कि दूसरा कोई और है जो बनाने का दावा पेश कर सकता है, यदि है तो वो बनाएगा, अदरवाइज फिर दोबारा से रिलेक्शन की बात कही जाती है कि फिर ठीक है यदि किसी के पास की मेजोरिटी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है मान लीजिए बहुमत, तो फिर आप एक काम करिए इलेक्शन दोबारा से करवाइए, और दोबारा से इलेक्शन होंगे उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। तो यहाँ 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत है, कंडीशन यही है कि उसके पास यदि बहुमत ना हो, वरना 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल उसका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो आपको पता ही होगा दोस्तों प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसलिए आपने देखा हो जवाहरलाल नेहरू जी को किसने दिलाई थी, राजेंद्र प्रसाद ने। नरेंद्र मोदी को पहले टेन्योर में किसने दिलाई थी, तो प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, और अभी किसने दिलाई, तो अभी दिलाई रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं उस समय के राष्ट्रपति। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति ही बाकी भी सदस्यों को, जो उसके साथ कैबिनेट मेंबर्स होंगे या जो और बाकी लोगों को चुना जाएगा, उनको शपथ भी कौन दिलाता है, यही दिलाता है। कहाँ पे होती है ये जनरली राष्ट्रपति भवन में ही होता है। कहाँ पे होता है, राष्ट्रपति भवन के जो प्रमाइसिस बना हुआ है उस जगह पे ये सेरेमनी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की तुलना भारत के किस पद से की जा सकती है। क्वेश्चन बहुत बड़े दोस्तों है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद है उसे भारत के किस पद से उसको तुलना की जा सकती है, किस पद से उसे कंपेयर किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति से ही, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के प्रधानमंत्री से की जा सकती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे वहां पे सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यानी सारे कार्य सरकार का प्रमुख होता है, और वहाँ पे सारे कार्य कौन कर रहा होता है, राष्ट्रपति कर रहा होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे सारे कार्य प्रधानमंत्री कर रहा होता है, जबकि राष्ट्रपति हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसकी कार्यकारी प्रमुख होता है, इसकी एक्चुअल शक्ति यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है ना। तो वहाँ के राष्ट्रपति पद की तुलना हम यहाँ के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से किन किन मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई। ठीक है, आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, यानी ये सभी ऐसे मुख्यमंत्री थे, ये तीनों ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री थे और बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपको कि जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, ये एक समय बम्बई के मुख्यमंत्री थे। कौन थे ये, बम्बई के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह कहाँ के रहे, तो चौधरी चरण सिंह हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हमारे यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और वीपी सिंह कहाँ है, तो वीपी सिंह भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहले ये लोग मुख्यमंत्री थे और बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। यहाँ पे नहीं भी याद रखिएगा क्योंकि जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने ये मुख्यमंत्री पद पे कभी भी नहीं आए। आपके ऑप्शन है एच.डी. देवेगौड़ा, ये तो रहे हैं प्रधानमंत्री, ये भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं, नरसिम्हा राव ये भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये नहीं रहे। ये सीधे क्या बने थे, ये सीधे बने हैं हमारे पीएम। ये क्या है, सीधे पीएम बने हैं। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सीधे और सीधे क्या होता है, ये सीधे के सीधे हमारे प्रधानमंत्री बने थे। अब नरेंद्र मोदी आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी कहाँ से थे, तो नरेंद्र मोदी पहले कहाँ से थे, तो नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, अब एच.डी. देवेगौड़ा की बात करें हम तो ये कहाँ से रहे हैं, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। कहाँ के दोस्तों, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले। ठीक है, और जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये भी दक्षिण भारत से मुख्यमंत्री बनने, मतलब दक्षिण भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये भी साउथ इंडिया के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बने।
ठीक है, ये भी साउथ इंडिया के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने। तो ये तीनों तो होगा जो मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे थे जो सीधे पीएम बने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया है, कई बार आया है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे लंबा कार्यकाल अब तक किसका था, सेकंड नंबर पे किसका था, थर्ड किसका था। तो आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। देखिए अब आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे वही पीएम है जिन्होंने कम से कम 2 टाइम तक तो काम किया ही किया है, 2 बार, चाहे वो कंटिन्यूसली हो या ब्रेक ब्रेक देके हो, पर 2 बार कम से कम काम किया है। तो मैंने आपको ऑप्शन भी सारे ऐसे दिए जिन्होंने कम से कम 2 बार किया है ना। क्योंकि जो सीधी बात है, जो एक बार ही बनाया है उसका टाइम पीरियड तो ज़्यादा लंबा हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार बने, एक बार 16 दिन के लिए, फिर एक बार 18 महीने के लिए, एक बार फिर पूरे 5 साल के लिए, लेकिन उनका टाइम पीरियड इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 4 बार कंटिन्यू रहे हैं। कब कब? 52 के में रहे, फिर 57, ठीक है, और फिर 62, 67, है ना, सॉरी 52, 62 के बाद फिर इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है ना, फिर यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले 62 के बाद फिर 64 में इनकी डेथ हो जाती है, जब फिर शास्त्री जी को लाया जाता है। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितना साल इनका आता है? तो इनका आता है लगभग लगभग 16 साल 286 दिन। कितना आता है? लगभग इनका आएगा लगभग 16 साल और 286 दिन। इतने दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब आता है दूसरे नंबर पर कौन रहे? तो दूसरे नंबर पर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन था? तो इंदिरा गांधी जी। इनका कितना टाइम पीरियड था टोटल? तो इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 15 साल 350 दिन। कितना? 15 साल 350 दिन तक ये भी रहे हैं। फिर आते हैं मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पे। कितना? तो 10 साल 4 दिन। कितना? 10 साल 4 दिन। और इसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके 5 साल वो थे और 2 साल भी पूरे हो चुके हैं इस बार के टेन्योर के भी, तो 7 साल इनके पूरे हो चुके हैं और डेज अब चल रहे हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पे है। तो याद रखिएगा ये साल है और ये दिन है। ठीक है, ये साल ये दिन, ये साल ये दिन, और ये 7 साल और दिन इनका भी चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये इनका सिक्वेंस है सबसे लंबे समय के हिसाब से कार्यकाल के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? आप सबसे बड़ा देख लिया, आप सबसे छोटा। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। इनका एक कार्यकाल ऐसा था जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 दिन का था। कितने दिनों का था? 16 दिन का था दोस्तों। तो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर दोबारा बने 18 महीने के लिए, फिर इनकी सरकार करके तीसरी बार फिर बने, तब इन्होंने पूरा 5 साल तक कार्यकाल किया अपना। 1999 से लेकर 2004 तक ये कंटिन्यू रहे हैं। उसके पहले एक बार ये सिर्फ 16 दिन के लिए रहे और एक बार 18 महीनों के लिए रहे। ठीक है, टोटल 3 बार, लेकिन टाइम पीरियड इनका उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे कम समय के लिए पीएम यही रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, 16 दिन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है? ठीक है, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अब कौन कौन है? तो पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, हार्ट अटैक से। इसके बाद दूसरे कौन है? तो दूसरे हमारे शास्त्री जी हैं। ठीक है, शास्त्री जी जिनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी, आपको पता ही होगा। ताशकंद गए थे समझौते के लिए और वहाँ पे उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि किस कारण से उनकी मौत हुई थी। तो ताशकंद में हो गई थी। इसके बाद हमारी अगली पीएम है इंदिरा गांधी जी, सॉरी इंदिरा गांधी जी नहीं, इसके बाद हमारे अगले, हाँ इंदिरा गांधी जी, सॉरी इंदिरा गांधी जी ही हैं। इंदिरा गांधी जी की उनकी कार्यकाल के समय उनकी बॉडी गार्ड ने उनको मार के उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे 3 पीएम ऐसे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? लगातार 2 बार, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन कौन है जिन्होंने लगातार कंटिन्यूसली 2 बार पद को धारण किया है?
आपके ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल किया है इन्होंने, 3 बार किया बल्कि। मनमोहन सिंह बिल्कुल किया है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो इन्होंने 52, इसके बाद 57 और इसके बाद 62, तीनों लगातार जीते। ठीक है, लोकसभा चुनाव। मनमोहन सिंह का हम देखें तो 2004 के इलेक्शन से और 2009 के इलेक्शन कंटिन्यू इन्होंने जीते। फिर मोदी जी का देखें तो 2014 का इलेक्शन, ठीक है, और 2019 का इलेक्शन इन्होंने भी कंटिन्यू जीते। इस कारण से ये तीनों के तीनों लगातार 2 बार पीएम बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। साथ में इंदिरा गांधी जी भी थी, 2 टेन्योर इन्होंने कंटिन्यूसली पूरे एक साथ किए थे, है ना। एक बार तो जब इनको बना दिया गया था, उसके बाद और एक फिर उन्होंने जीता, और अगली बार फिर क्या हुआ कि इनके बाद बीच में मोरारजी भाई सरकार बन गई, मोरारजी देसाई की सरकार बन गई 2-3 साल के लिए। फिर 80 में वापस इन्हें चुनाव में लड़े और चुनाव में जीता, तो 4 साल फिर वहाँ पे भी रही है। तो उनका थोड़ा सा 2 बार का एक बार गैप होता है, पर 2 बार वो भी रही है। इंदिरा गांधी जीती थी, मैं इंदिरा गांधी कर देता, उसके बाद उपरोक्त करता तो भी वो सही हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा इन लोगों ने कंटिन्यूसली 2-2 बार चुनाव जीता और चुनाव में रही हैं ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? निम्न में से किस किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, कृष्ण मेनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो हुआ क्या था, तो गुलजारी लाल नंदा जो थे, इन्होंने क्या किया था, ये जब जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड था, तो जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने 13 दिन के लिए पदभार ग्रहण किया उनका। ठीक है, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री का टाइम आया, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद फिर से 13 दिन का पदभार ग्रहण किया। तो इस कारण से 2 बार इन्होंने लगातार इन्होंने ही कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। दोनों की मृत्यु होने के बाद इन्होंने ही, तो उस समय तक जब सरकार में कोई भी नेतृत्व करता नहीं था, कोई नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं था उस समय, फिर यही उस समय लीडर बन गया है, और उन्होंने उस समय कार्यभार किया, कार्य को संभाला, देश को संभाला और कार्य किया। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा साहब है, तो उनका नाम आप याद रखिएगा। 13-13 दिन के लिए दोनों बार आए थे काम करने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए बहुत से ऐसे पीएम है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है संसद में। ठीक है, वो क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, वो मैं आपको संसद के चर्चा में समझाऊंगा जब इस पर क्वेश्चन दूंगा। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री, क्योंकि कई सारे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रथम कौन है? तो आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन डी सही है, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे पहले पीएम थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या था? जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। डी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सदन में। ठीक है दोस्तों, ये पहले ऐसे पीएम थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो आपका डी ऑप्शन सही है। आपको कमेंट बॉक्स में अब ये पता करके बताना है कि ऐसे इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन था। क्या बताना है आपको कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन था? जब इतने अच्छे, इतने लोकप्रिय नेता थे, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से अनुच्छेद प्रधानमंत्री से संबंधित हैं? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके 74, 75, 77 या फिर 78। इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ई, यानी ये सभी के सभी अनुच्छेद जो हैं, ये सभी के सभी आर्टिकल जो हैं, वो प्रधानमंत्री से ही संबंधित है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? तो आर्टिकल 74 कहता है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है वो क्या करेगी? राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देगी। आर्टिकल 75 क्या है? तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 77 क्या कहता है? तो भारत सरकार की कार्यवाहियों का संचालन आर्टिकल 77 में लिखा गया है। मतलब भारत सरकार की समस्त कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा संचालित की जाएंगी। 78 क्या कहता है? तो 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को समस्त सूचनाएं दे जिन्हें वो मांगे या जो आवश्यक हो, यानी समस्त वो सूचनाएं जो वो मांगे या फिर आवश्यक हो उसको बताना, वो सारी सूचनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को वहाँ और वहाँ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चारों के चारों ऑप्शन इसमें से प्रधानमंत्री से संबंधित है अनुच्छेद, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ई सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? ठीक है, किन किन की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। अच्छा, दो वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों ये वाला, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ, इन दोनों तीनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन से प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है, इनमें से किन किन प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए। आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर एच.डी. देव गौड़ा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इसमें क्या है, BCD, ABC, AGC या फिर CDB। तो दोस्तों देखिए, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ नहीं हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ हुआ, बिल्कुल हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बिल्कुल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एच डी देवेगौड़ा के खिलाफ भी हुआ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के समय में क्या होता था कि समय वो अपना बहुमत छीन लेते थे, जो अपना समर्थन होता था वो छीन लेते थे। लेकिन यदि हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो इनके खिलाफ पारित हुआ, ये जो है वो है BCD वाले, है ना। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा पहला, यानी B, C और D, इसमें ये 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका C, मोरारजी देसाई जो है वो पहले गैर कांग्रेसी मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी। ठीक है, अब कहा जाए कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी, कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट था या उसके कहीं फेवर में थे, अगर हम कहें पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिर वो यदि क्वेश्चन आएगा कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी, तो फिर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। पर यदि हम कहें प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई, जो 1977 में अपनी सरकार बनाई थी। समर्थन था इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी भी तरफ से कांग्रेस का, लेकिन ये पूर्णतः नहीं था, पर गैर कांग्रेसी सरकार ही कहला रही थी। ठीक है, और पूर्णतः गैर कांग्रेसी मतलब तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सिख पीएम कौन थे। ये आपको पता ही होगा दोस्तों, भारत के पहले सिख पीएम कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी तो ये सिख थे ही नहीं, हमें पता है। चौधरी चरण सिंह ये भी सिख नहीं थे। ठीक है, शायद ये दलित कम्युनिटी से आते थे, चौधरी चरण सिंह दलित कम्युनिटी से शायद था, है ना। फिर मोरारजी देसाई ये भी नहीं थे, तो ये भी गलत। तो आपको बचा मनमोहन सिंह, हमारे मनमोहन सिंह साहब, है ना। तो ये क्या थे, ये पहले सिख पीएम थे हमारे भारत के पहले सिख पीएम कौन, तो मनमोहन सिंह, इसलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप। इसके अलावा अब तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार में आए हैं, यानी ऐसे कौन से पीएम थे जिन्हें सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव झेलने पड़े संसद के सदनों में। ठीक है, आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है C, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऐसे पीएम थी जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव, या सबसे ज्यादा जो है अविश्वास प्रस्ताव झेलने पड़े, या उनकी सरकार में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आए थे। तो आपका C ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पर किसे अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, कांग्रेस आई, देखिए क्या हुआ था कि कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस का बंटवारा होने के बाद फिर कांग्रेस जो है वो कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में बढ़ गई थी। ठीक है, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ, जो कांग्रेस आई थी वो इंदिरा जी की थी, और जो ओ थी वो सीनियर लीडर की थी। किसकी थी, वो जितने भी सीनियर लीडर थे ना उस समय के कांग्रेस के, जो पहले से नेता थे, उनकी थी कांग्रेस हो, और कांग्रेस आई थी इंदिरा जी की। ठीक है, तो इंदिरा जी इनके साथ आ गई थी, उन्होंने अलग हो गई थी कांग्रेस, अलग, उन्हें कांग्रेस से इंदिरा जी को निकाल दिया गया था। एक्चुअली जो सीनियर लीडर थे, इन्होंने कांग्रेस से इंदिरा जी को निकाल दिया था, मतलब खुद की पार्टी से खुद की बेटी को निकाल दिया गया। जब उनको निकाल दिया तो उन्होंने खुद की अलग पार्टी बनी, कांग्रेस आई, और जितने बड़े लीडर थे उस समय के वो कांग्रेस ओ में बने रहे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर क्या होता है कि अब बाद में धीरे धीरे इनका वर्चस्व खत्म हो जाता है, ये नहीं चल पाते, और ये गरीबी ला हटाओ को नारा लेके आती हैं और गरीबों के कल्याण के लिए काम करती हैं, और ये समझ जाते हैं कि यदि हमें इस पद पे रहना है या हमें देश का शासन संभालना है, तो हमें लोगों के मन में, जनता के मन में मतलब उतरना होगा, जनता के दिल में उतरना होगा, और जनता को पसंद आना चाहिए। तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़े लीडर्स हमें क्या कहते हैं या बड़े लीडर हमें क्या कर रहे हैं हमारे लिए। और उन्होंने यही किया, गरीबों को फ्री में मुफ्त इलाज, फ्री में हर चीज़ देने की बात करी, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें देने की बात करी, और इस कारण से ये लोगों के मन में छा गई, और बिना इनके सहारे के फ्री चुनाव जीतती गई, और एक तरफा राज किया इन्होंने, है ना। आपको पता ही होगा, पहले इन्हें गुंगी गुड़िया कहते थे, बाद में इन्होंने फिर अलग ही काम करके दिखाया। तो अब जो आज हम कांग्रेस देख रहे हैं, जिससे राहुल गांधी सुनना चाहते हैं, वो कांग्रेस एक्चुअली जो पहली कांग्रेस थी, जो एक्चुअल कांग्रेस थी, वो तो खत्म हो गई, क्योंकि वही कांग्रेस ओ थी, है ना, वो तो खत्म हो चुकी है, जो बड़े बड़े नेताओं की थी। कांग्रेस आई जो बाद में इंदिरा जी को निकालने के बाद उन्होंने बनाई थी, आज वो कांग्रेस चल रही है। तो अब इसमें ऑप्शन आपके आते हैं कि किन्हें किन को त्यागपत्र देना पड़ा कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण। एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सही, उपरोक्त सभी, यानी डी, डी ऑप्शन सही है। इन सभी लोगों को या इन सभी पीएम को कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण अपना त्यागपत्र देना पड़ा। मैंने अभी आपको बताया था ना उसमें कि उन तीनों को अविश्वास प्रस्ताव आए, लेकिन ये है समर्थन वापस लिए जाने के कारण अपना त्याग पत्र देना। वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव आया था उन तीनों के खिलाफ, जो मैंने तीन आपको नाम बताए थे BCD,
पहले ऑप्शन में थे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चौधरी चरण सिंह के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव नहीं आया था, बल्कि इनका समर्थन वापस ले लिया गया था, इनकी इसलिए इनकी सरकार कर गई। सेम इनके साथ हुआ कि इनके समर्थन वापस ले लिया गया, इनकी सरकार गिर गई। सेम इनके साथ हुआ कि इनका समर्थन वापस लेने के कारण इनकी भी सरकार गिर गई। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया है, उपराष्ट्रपति में भी बताया है, प्रधानमंत्री में भी कह रहा हूँ। इन तीनों के आपको, फिर इसके अलावा आप एमपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, है ना। इसके अलावा संसद के जो विधानसभा के सभापति होते हैं, क्योंकि आपको राज्यसभा के सभापति याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जो उपराष्ट्रपति है वही सभापति हो जाते हैं। तो लोकसभा के सभापति, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष, सेम हम जब एमपी की बात करेंगे तो एमपी के मुख्यमंत्री, एमपी के गवर्नर यानी राज्यपाल और एमपी के विधानसभा के अध्यक्ष, इन लोगों के नाम सारे याद होने चाहिए और क्रम से याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन क्या है कालानुक्रम के हिसाब से, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा दोस्तों दूसरा, है ना, दूसरा आपका सही ऑप्शन होगा। सबसे पहले सी यानी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर आएगा बी यानी उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी और लास्ट में फिर मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसमें आपका सी दूसरा ऑप्शन सही यानी बी ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये इनका कालानुक्रम था। ठीक है, ये रहे नेहरू जी, 62 तक ये रहे हमारे, पता ही होगा आपको, 62 तक ये रहे हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर 64 तक ये रहे, फिर इसके बाद इंदिरा गांधी जी को बना दिया तो इंदिरा गांधी 65 से ये रहना स्टार्ट करती हैं। फिर जब ये आपातकाल लागू कर देती है 75 में, 75 से 77 तक आपातकाल रहता है, 77 में फिर चुनाव होते हैं दोबारा से, और लोग क्योंकि नाराज हो जाते हैं इंदिरा गांधी जी से आपातकाल के कारण, तो फिर वो मोरारजी देसाई की सरकार जीत जाती है, मोरारजी देसाई जी जीतते हैं। और पहली बार ऐसा होता है जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है सेंटर का, और यहाँ पे फिर मोरारजी देसाई जी सरकार बनाते हैं 77 में। तो इस कारण से इनका कालानुक्रम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। या तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, है ना। आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे देश में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम उम्र का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। मैक्सिमम कितनी भी उम्र तक आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री, बस आपके हाथ पर काम करने चाहिए। मिनिमम 25 वर्ष की उम्र रखी गई है, यानी 25 वर्ष मिनिमम तो आपकी उम्र होनी ही चाहिए यदि आपको पीएम बनना है तो। अब पीएम बनने से क्या मतलब है कि पीएम बनने की उम्र नहीं, ये क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की उम्र है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ गए, और ये चुनाव लड़ने के बाद यदि आप जीत जाते हैं और आपके दल को बहुमत प्राप्त होता है, आपके दल को मेजोरिटी प्राप्त होती है, और आप उस दल के नेता हैं, उस दल के आप सबसे चहेते हैं, तो फिर आपके चांसेस हैं पीएम बनने के, यानी आप पीएम बन सकते हो इसके बाद। तो ये है, इस तरीके से आप पीएम बन जाते हैं। मिनिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे उनसे संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान करी है इसमें। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं हो सके। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें दोस्तों। और जब तक आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकलें। आज से ओपन हो गया है मार्केट, आपको पता ही होगा, लेकिन जब जरूरत हो तभी आवश्यक निकलें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही तीसरी लहर लाने का काम कर सकती है। तो जब भी बाहर जाए सैनिटाइजर मास्क के साथ जाए, वरना जरूरत पड़ने पे ही जाए, वरना ऐसे ना घूमें। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें कल हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे उन्हें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।